नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी और खबरों की शुरुआत वित्त कमीशन के साथ, जहां पर उत्तराखंड दौरे पर आए 16वीं वित्त आयोग की टीम आज महत्वपूर्ण बैठक करती नजर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राज्य सरकार वित्त आयोग के समक्ष अपने प्रस्ताव रखेगी। इसके बाद वित्त आयोग नगर निकाय, पंचायत प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक है। 16वें वित्त आयोग की टीम अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान मंगलवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी जाएगी। दोनों धामों से लौटकर पर्यटन की संभावनाओं, चुनौतियों पर संवाद होगा। बुधवार को पर्यटन व व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी है। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां पर वित्त आयोग से जुड़ी टीम उत्तराखंड दौरे पर है। इसी क्रम में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य सरकार के साथ चर्चा की बात सामने आई है। इसके साथ ही भविष्य में निकाय से लेकर अन्य स्तर तक पर क्या कुछ संभावनाएं प्रदेश में तलाशी जानी है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। इसी बीच आज की बैठक के बाद जो वित्त आयोग की 16 वित्त आयोग की टीम है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ दौरे पर भी जाएगी और पर्यटन के क्षेत्र में क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं उनको तलाशा जाएगा। धनराज गर्ग इस वक्त सीधे राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, 16वें वित्त आयोग से जुड़ी टीम इस वक्त उत्तराखंड दौरे पर है। क्या कुछ ग्राउंड जीरो से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और साथ ही साथ जो राज्य सरकार के साथ मुलाकात है उनमें किन किन प्रस्तावों पर सबसे ज्यादा चर्चा की संभावना है? देखिए फिलहाल देखिए जो सातवें वित्त आयोग की टीम है वो उत्तराखंड दौरे पर है, 5 दिन से उत्तराखंड का दौरा है। और आप देखिएगा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की है और जिसके बाद एक सचिवालय के अंदर बैठक भी की गई है, जिसमें पूरा लेखा जोखा कहने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त आयोग के सामने रखा है। और आप देखिएगा कि मंगलवार को यानी कि कल जो वित्त आयोग की टीम है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा करेंगे। इसी तरीके से 5 दिन है तो अलग अलग तरीके से दौरा करेंगे और तमाम लोगों से वो चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड को पर्यटन नगरी कहा जाता है। पर्यटन के लिहाज से भी कहीं ना कहीं वित्त आयोग की जो टीम है वो पूरी जानकारी यहाँ से जुटाएगी और तमाम जो व्यापारी हैं उनसे भी मुलाकात करेगी। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के वित्त को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं संभव हो सकती है। ठीक है धनराज, राज्य सरकार के साथ सीधा संवाद तो होगा ही साथ पंचायत, नगर निकाय और अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी संवाद की बात सामने आई है। बिल्कुल कुणाल, देखिए जो वित्त आयोग की टीम उत्तराखंड पहुंची है और तमाम लोगों से मुलाकात करने की जो पूरा प्लान है वो तैयार हो चुका है, क्योंकि आप देखिएगा कि अभी जो कहा जाए कि व्यापारियों से भी मुलाकात कहीं ना कहीं वित्त आयोग की टीम करेगी। इसके साथ ही पर्यटन से जुड़े लोगों से भी मुलाकात करेगी और उसके बाद देखिएगा कि जो तमाम जो नगर पंचायत है या फिर कहा जाए नगर निकाय है उनके जो गणमान्य लोग हैं उनसे भी मुलाकात जो वित्त आयोग की टीम है वो करती हुई नजर आएगी। और माना जा रहा है कि उनसे सबसे बात करने के बाद कहीं ना कहीं एक जो खाका होता है कि पूरा उत्तराखंड का जो वित्त है वो किस तरीके से आगे चल सकता है उसको लेकर चर्चा की जाएगी और इस चर्चा के बाद जो पूरी रिपोर्ट होगी वो कहीं ना कहीं दिल्ली में सौंपी जाएगी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि वित्त को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार कार्य करते हैं, लेकिन मैं देखिएगा कि वित्त आयोग की जो टीम अब यहाँ पर पहुंची है वो कहीं ना कहीं इस पूरी जो कहा जाए कि पूरा जो खाका है उसको तैयार करेगी और उसकी पूरी रिपोर्ट दिल्ली के अंदर सौंपती हुई नजर आएगी। ठीक है, उत्तराखंड को टूरिस्ट स्टेट के तौर पर पूरी दुनिया जानती है, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी यहां पर लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच जब चारधाम यात्रा चल रही है, जानकारी सामने आई कि वित्त आयोग की टीम केदारनाथ, बद्रीनाथ दौरे पर भी रहेगी। जी बिल्कुल कुणाल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड को पर्यटन नगरी कहा जाता है और उसके साथ साथ आप देखिए कि उत्तराखंड को धर्म नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि चारधाम यहाँ पर है और इस समय चारधाम यात्रा की यदि मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जोरों पर चल रही है। और जो वित्त आयोग की जो टीम उत्तराखंड पहुंची है और बद्रीनाथ और केदारनाथ के दौरे पर भी जाएगी और वहाँ पर भी जो तमाम जो व्यापारी हैं या फिर पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात करके उनसे भी जानकारी हासिल करेगी। और मैं देखिएगा कि जिस तरीके से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पर्यटन एक सबसे बड़ा साधन है
उत्तराखंड के जो कहा जाए कि उत्तराखंड के अंदर जो पूरी इकोनॉमी को बढ़ाता है वो कहीं ना कहीं पर्यटन है, और पर्यटन से ही राजस्व उत्तराखंड को अधिक मिलता है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो वित्त आयोग की जो टीम पहुंची है उसको लेकर पूरी चर्चा करेगी और पूरा जो प्लान है उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार करेगी वो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं सौंपती हुई नजर आएगी। शुक्रिया आपका धनराज, हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची है, जहां वो तमाम लोगों के सुझाव लेगी। वहीं आयोग राजनीतिक दलों से बातचीत करेगी और सुझाव लेगी। बीजेपी से नामित 3 सदस्य समिति के सदस्यों ने से विधायक विनोद चमेली की बैठक भी सामने आई है। बैठक से पहले उन्होंने मीडिया से बताया कि इस दौरान प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर 16वें वित्त आयोग की टीम का ध्यान आकर्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि हर साल प्रदेश में 4 धाम यात्रा होती है, इसके साथ ही कांवड़ मेला आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड में पॉपुलेशन के हिसाब से पर्यटन और तीर्थाटन कई गुना अधिक आता है। इसके लिए वो केंद्र से हर साल करीब 1000 करोड़ की धनराशि की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हर साल आपदाएं आती हैं, इसके लिए भी अलग से फंड का सुझाव रखा जाएगा। साथ ही वन अग्नि से निपटने के लिए केंद्र से सहयोग पर भी बात होगी। देखिए, खामियां तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आवश्यकताएं कह सकता हूं, क्योंकि हम अपकमिंग स्टेट हैं, अभी 25 साल हमें कुल हुए हैं और तमाम हमारी एस्पिरेशंस हैं कि हम स्टेट को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको काफ़ी अधिक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कुछ विशेष चीज़ें मैं उसमें जोड़ने जा रहा हूँ। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग यात्रा प्रदेश हैं। प्रतिवर्ष हमको 4 धाम यात्रा का आयोजन करना पड़ता है और कांवड़ का आयोजन करना पड़ता है। धार्मिक तमाम समय समय पर यहाँ पर लोग जुड़ते हैं, हरिद्वार में जुड़ते हैं, ऋषिकेश में जुड़ते हैं, पर्वतीय क्षेत्र माना जाना होता है। साथ ही हमारा ये पर्यटन का क्षेत्र भी है, तो साथ ही पर्यटन का क्षेत्र भी है। हमारे कुल पॉपुलेशन से कई अधिक पॉपुलेशन यहाँ पर हम लोग जिसको हम कहते हैं कि फुटफॉल हमारा रहता है, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं वो रहती है। तो उसको ठीक प्रकार से वहाँ पर जन सुविधाएं उपलब्ध हो, यात्रा ठीक प्रकार से हमारी संचालित हो, उसके लिए हमको अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और मेरा ये मानना है कि जब हम कुंभ में पैसा देते हैं तो हमको यात्रा के लिए भी अतिरिक्त सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और पूरे देश से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, बेहतर हो, उसके लिए मैंने मांग की है और मैं उसमें जोड़ रहा हूँ कि लगभग 1000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमको उत्तराखंड को अतिरिक्त दिया जाना चाहिए, ताकि हम उसकी अस्थायी तौर पर अस्थायी सुविधाएं जुटा सके, जो अभी तक नहीं है, जिसको मैं देखता हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें है आपदा का, क्योंकि हम आपदा प्रोन स्टेट है और हमारे यहाँ आपदा भी एक परमानेंट फीचर है। हमेशा यहाँ पर आपदाएं रहती हैं और तमाम ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर हमको विस्थापन की आवश्यकता है, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसको भी केंद्र अपनी योजना में सम्मिलित करे, उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करे, वो भी हम उनसे चाहते हैं। तीसरा वनाग्नि, वनाग्नि भी एक ऐसा काम है जो प्रतिवर्ष हमको जिससे 2-4 होना पड़ता है। ये अस्थायी 3 काम है जो हर वर्ष इस प्रदेश में होते हैं और इसके लिए हमको अनवरत काम करने की आवश्यकता है। ऐसे वनाग्नि को लेकर भी हम लोगों ने चिंता जताई है, उसको भी हम अपने ड्राफ्ट में सम्मिलित कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम चाहते हैं कि 16वें वित्त का ध्यान खींचा जाए और वो जो भी हमारे लिए यहाँ पर फंडिंग की व्यवस्था करें, उसमें उन चीज़ों को सम्मिलित करें। भैया आपको अपना चैनल तो चलाना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का बड़ा संदेश दिया है। उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में 150 से ज्यादा भ्रष्टाचारी कर्मचारी अधिकारियों को जेल पहुंचाने का काम किया गया। मुख्य कोषाधिकारी से लेकर IAS, IFS, इंजीनियर्स और GST कमिश्नर लेवल के अधिकारी भी अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी विभाग की अगर शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी कीमत पर प्रदेश में करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार का समूल नाश करना ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि राज्य हमारा ये देवभूमि है। देवभूमि में सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए, पारदर्शी शासन होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। उसको लेकर ये अभियान हमने प्रारंभ किया है और ये अभियान और तेज गति से चलेगा। जहाँ भी शिकायतें मिलेगी उसके लिए हमने 1064 टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की है। हमारा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है
उसको जो है रिवॉल्विंग फंड भी हमने उपलब्ध कराया है, जिससे कि उनको अपने काम करने में किसी प्रकार की परेशानियां न हो। आगे जहां भी और इस प्रकार की शिकायतें आएंगी, जनता की अपेक्षाएं जहां हैं वहां पर इस प्रकार की कार्रवाइयां तेजी से होंगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और काफ़ी सारी कार्रवाई जो है इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि इस कार्रवाई को सतत रूप से जारी रखा जाए और इसमें और तेजी और इसको और प्रभावी ढंग से किया जाए। इस तरह से तत्पर है नैनीताल जनपद के मुख्य कोष अधिकारी और अकाउंट कोष अधिकारी को 12,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले 3 साल में 150 से ज्यादा भ्रष्टाचारी जेल पहुंचा दिए गए हैं। IAS, IPS अधिकारी भी भ्रष्टाचार के मामले में इस वक्त सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के AE को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया है। साथ ही बिजली विभाग के JE को भी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की हवा खिलाई जा रही है। इधर रोडवेज AGM को 90,000 की रिश्वत लेने पर जेल भेजा गया, जबकि GST असिस्टेंट कमिश्नर को 75,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अब सब इंस्पेक्टर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश की धामी सरकार लगातार गौवंश के संरक्षण और देखरेख के लिए देश में बेहतरीन कार्य कर रही है। देश में सबसे अधिक गायों को देने वाला शुल्क 80 रुपए प्रति गाय उत्तराखंड सरकार ही दे रही है। सरकार की नीतियों से गायों के संरक्षण कर रहे विभिन्न संगठनों को भी मजबूती मिली है। इधर उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्राम गौ सेवक योजना प्रदेश में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत शहरों में आवारा घूमने वाले गौवंशीय पशुओं को शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए ग्रामीण गोद ले सकते हैं। इन पशुओं को पाल भी सकते हैं, जिससे प्रदेश में गायों की स्थिति को और मजबूत किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में करीब 16,000 से अधिक निराश्रित गौवंश हैं, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में गायों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसके तहत गौवंश के लिए गौशालाओं का निर्माण किए जाने के लिए बजट जारी करने को लेकर पशुपालन विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया। साथ ही पहले गौशाला बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजना पड़ता था, लेकिन अब प्रस्ताव को स्वीकृत करने का पावर जिलाधिकारी को ही सौंपा गया। वहीं गौशाला के निर्माण के लिए गौ को 60% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से उत्तराखंड अकेले राज्य है। पहले हम 5 रुपए देते थे यहाँ पर गोवंश को रखने के लिए। आज की तारीख में पूरा देश में सबसे अधिक सिर्फ उत्तराखंड में 80 रुपए प्रति गाय दिया जाता है। सो गाय का मेंटेनेंस का प्रॉब्लम तो पूरा हो गया है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सड़क में अभी भी काफी गाय है। उसको गौशाला को अंदर लाने के लिए पिछले साल एक नीति बनाई गई थी। उस नीति के अनुसार लगभग 15 बड़े गौशालाओं की निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी हमारा कैपेसिटी लगभग 16,000 जानवर अभी भी रोड में है। उसको अंदर लाने के लिए एक नया नीति लेके आ गई है। पहले 3 डिपार्टमेंट्स उसमें काम करते थे, अब पशुपालन डिपार्टमेंट नोडल के रूप में काम करे। अब कैबिनेट के निर्णय में बता रहा हूँ। पहले अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट और पशुपालन, इन तीनों विभागों द्वारा पैसा दिया जा रहा था गौशालाओं के लिए। अब एक डिपार्टमेंट पशुपालन विभाग रहेगी जो पैसा देने के लिए, निर्माण के लिए। दूसरा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है, पहले क्या था, प्रस्ताव शासन लेवल पर आते थे स्वीकृत होने के लिए, इस वजह से काफी विलंब हो रहा था। अब ये सारी पावर्स जिलाधिकारी को दे दी गई है। अब जिलाधिकारी गौशालाओं के निर्माण के प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर पर ही स्वीकृत किया जाएगा। पशुपालन विभाग उनको पैसा दे देंगे सीधा यहाँ से। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो भी गौशाला निर्माण प्राइवेट NGO द्वारा किया जाता है, इससे पहले क्या था कि सारी पैसा उन्हीं को लगना था, बट अब सरकार के अंशदान 60% रहेगी और NGO जो भी निधि क्षेत्र में जो बनाना चाह रहे हैं वो 40% रहेगी। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई उनकी निजी भूमि में भी गौशाला का निर्माण कोई करना चाह रहा है, वहाँ पर भी सरकार 60% सब्सिडी देगी और 40% उनको लगाना है।
इससे उम्मीद है। और हमारा एक और स्कीम चल रहा है गौ सेवक ग्राम गौ सेवक योजना। अगर ये सबसे अच्छा अगर हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि 1 साल के अंदर जो भी जानवर रोड में जो घूम रहे हैं ये सब सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत ही सुंदर गायों के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ है, मैं सबसे पहले आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पशुपालन मंत्री जी का और माननीय अध्यक्ष महोदय गौ सेवा आयोग का मैं बहुत आभारी हूँ। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो गायों के लिए निरंतर उनके संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है। हम अन्य प्रदेशों की बजाय उत्तराखंड को अगर देखें तो उत्तराखंड में भरण पोषण की धनराशि भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी मिल रही है, समय पे मिल रही है। और अब जो कल नया जियो प्रस्तावित हुआ है जिसमें गौशालाओं के निर्माण के लिए सरकार जो है 60% तक की सब्सिडी दे रही है, मेरा ये मानना है, मैं चूँकि इतने वर्षों से गौसदन का संचालन कर रहा हूँ, कि अगले 2 से 3 साल में आपको सड़कों पे गोवंश की संख्या, आवारा निराश्रित गोवंश की संख्या जो है वो 5 से 10% बड़ी मुश्किल से मिलेगी। ये गौशाला संचालकों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सरकार जो है हर तरह से गौसदनों का बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रही है और गौमाता को संरक्षण देने के लिए, गौमाताओं को सुविधाएं देने के लिए सरकार का जो पूरा प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। और इससे जो है प्रदेश में सरकारी गौसदनों को भी बहुत मदद मिलेगी बनाने के लिए। और जो गौसदन छोटे ऐसे हैं जिनके पास भरण पोषण के लिए सरकार सपोर्ट कर रही है, भरण पोषण के लिए दानदाताओं का सहयोग है, लेकिन निर्माण के लिए सुविधाएं अच्छी नहीं है, अच्छे आइसोलेशन वार्ड नहीं है, अच्छे उनके पास शेड नहीं है, बारिश से बचाने के लिए गवर्नमेंट को सुविधाएं नहीं हैं, ये सारी जो समस्याएं अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पशुपालन मंत्री जी का और माननीय अध्यक्ष महोदय का आभारी हूँ कि आपके मार्गदर्शन में जो है गौ सेवा का जो एक नया आयाम स्थापित हो रहा है, इसके लिए आप। इधर डॉक्टर सुधीर मिश्रा ग्राफिक एरा के करियर काउंसलिंग समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। युवाओं को उनकी रुचि और क्षमताओं के मुताबिक करियर चुनने में मदद करने के लिए ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सीज़फायर पाकिस्तान की जरूरत था, भारत की नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हो गया। सीज़फायर रोकने के लिए पाकिस्तान के संपर्क करने के 3 घंटे बाद भारत ने इसे स्वीकार किया। पाकिस्तान समझ गया था कि भारत का डिफेंस सिस्टम उसे खत्म कर देगा। ग्राफिक एरिया के करियर काउंसलिंग समारोह में उन्होंने बच्चों को ब्रह्मोस दुनिया बताया कि ब्रह्मोस दुनिया की पहली और अब तक की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो सबसे तेज उड़ती है। इसकी स्पीड 900 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 घंटे में ब्रह्मोस करीब 32 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता रखती है। उन्होंने छात्र छात्राओं से देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान पर जो आक्रामकता दिखाई उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी ने करियर काउंसलिंग का आयोजन युवाओं को उनकी रुचि और क्षमताओं के मुताबिक करियर चुनने में मदद करने के लिए किया था। ब्रह्मोस भारत के शक्तिकरण में एक सबसे बड़ा एक स्टेप है, फुट स्टेप है, माइलस्टोन है। और ब्रह्मोस ने हर बार ये सिद्ध किया है कि ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं है। और ब्रह्मोस एक ऐसी रक्षा प्रणाली है, एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो ज़मीन से, हवा से, पानी से, कहीं से भी यूज़ किया जा सकता है। एक बहुत पोटेंट, एक बहुत ताकतवर ये मिसाइल सिस्टम है। शिप, एयर एंड लैंड तीनों से होने वाला। और इसके हम लगभग 130 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं और हर टेस्ट में हमने इसकी रेंज, कैपेबिलिटी और जो हम टेक्नोलॉजी चेंजेस लाते हैं वो सारे किए हुए हैं और एक बार भी हम फेल नहीं हुए। और ये भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है और इस मिसाइल सिस्टम को दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। हमने इस मिसाइल का एक्सपोर्ट भी किया है फिलीपींस को। एक सबसे पहला वेपन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रह्मोस की ओर से किया गया है। और बहुत सारे देश हैं, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका में, साउथ अमेरिकाज में, तो संभावनाएं तो बहुत सारी हैं।
और हम आगे आगे देखते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। उसने उसको बताया है कि भारत की ताकत क्या है, और ये भी बताया है कि भारत जब कहता है कि शांति से बात करो, तो जब शांति से बात नहीं होती तो किस तरीके से बात होती है, ये बताया है। और इसने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फ़ोन करके प्रार्थना की थी कि बंद कर दो, और हमने भी 3 घंटे बाद जवाब दिया, तो ये सिंबॉलिक नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि हमारे के लिए जो युद्धबंदी है, सीज़ फायर, उसकी ज़रूरत नहीं थी, ये ज़रूरत थी पाकिस्तान को। और इसलिए ज़रूरत पड़ी उनको, चूँकि उनको समझ में आ गया कि अगर हमने अभी नहीं रुके तो भारत हमें। देहरादून में सेवा योजना कार्यालय की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में आयोजित होगी। इस वृद्ध रोजगार मेले में 38 कंपनियां आएंगी जो लगभग 1000 वैकेंसी के लिए योग्य पात्रों का चयन करेंगी। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी देहरादून मुकेश प्रसाद ने कहा कि जो भी रोजगार मेले में भाग लेना चाहता है वो अभ्यर्थी क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय देहरादून में आकर पंजीकरण करवा सकता है। साथ ही दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थी रोजगार मेले में भी पंजीकरण करा सकते हैं। मैं मुकेश प्रसाद रयाल सेवा योजना अधिकारी क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में कार्यरत हूं, और क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से दिनांक 31 मई 2025 को एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 38 कंपनियों के द्वारा लगभग 1000 पदों के लिए विभिन्न सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनके लिए नियुक्ति दी जाएंगी। इस रोजगार मेले में कक्षा 8 से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के सभी शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अवसर उपलब्ध। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमलों का बदला लिया बल्कि पाकिस्तानी सेना को भी कड़ा संदेश दिया, जिसके बाद से देश भर में सेना के सम्मान में शौर्य यात्राएं निकाली जा रही हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी महिला मोर्चा अब सिंदूर यात्रा निकाल रही है, जिसको लेकर बीजेपी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि सिंदूर महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होता है और जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हुए ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया और उसकी शक्ति का भी भारतीय सेना ने प्रदर्शन किया, उससे देश का सर गर्व से ऊंचा हो गया। इसलिए महिला मोर्चा के द्वारा सेना के सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने जो महिलाओं का जो एक बहुत ही अमूल्य उनका जो उनका श्रृंगार होता है सिंदूर, उसका नाम देकर और उन आतताइयों के ठिकानों पर वार करके उनको सैनिकों ने हमारी जो माताएं थी, बहनें थी, उनकी रक्षा के लिए जो उन्होंने जो बदला लिया, उसके लिए उन सैनिकों का आभार और धन्यवाद करने के लिए हमारी जो महिला मोर्चा की जो बहनें हैं, जो हमारी अन्य बहनें हैं, सभी लोग उन वीर सैनिकों का धन्यवाद करने के लिए ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं और जो हमारे जो वीर भाई जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप जो है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रही हैं। तो ये एक हमारे बहुत बड़े गौरव की बात है कि जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेस हुआ, उसमें हमारे जो वीर सैनिकों को है उसमें कामयाबी मिली। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी है।